किसका कितना परसेंट क्या है, कौन सा दर है, तो टोटल का कितना हुआ, लड़की का कितना, लड़का का कितना हुआ, बिजली का कितना हुआ, पानी का कितना हुआ। चाहे वो ग्राफ हो, ईयर वाइज देगा, या तो कोई पाई चार्ट हो, या तो कोई वेन डायग्राम हो, या कोई चार्ट किसी भी तरीके से, कोई रेशियो प्रोपोर्शन का कोई चार्ट दिया हो या कुछ भी। सब में क्या है, सिर्फ परसेंटेज का यूज है और थोड़ा बहुत रेशियो प्रोपोर्शन इसमें जानना होगा। वो जितना जानना होगा वो हम आपको उतना बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सांख्यिकी में है कि सबसे, सांख्यिकी कहते क्या है, इसमें संख्याओं का आकलन किया जाता है, संख्याओं का समकलन किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है, उसको सही ढंग से अरेंज्ड वे में बनाकर दिया जाता है कि अब आप इसके अरेंज वे में, ये अब इसमें आप जो जो डेटा निकाल सकते हैं वो निकालिए। या जैसे जनगणना होती है हमारी, तो जनगणना होती है तो उसमें किस चीज़ का यूज़ है, यही डीआई का यूज है। डीआई में है कि पॉपुलेशन वाइज, मतलब अब बिहार का लिए सिर्फ, तो बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज लिए कि शिवहर में इतना है, उतना है, उतना है, फिर लड़का इतना है, लड़की इतनी है, मतलब पुरुष इतना है, महिला इतनी है, फिर बच्चे इतने हैं, बुजुर्ग इतने हैं, तो उसमें कैटेगराइजेशन हो गया ना, एक उसका चार्ट बन गया। तो उस चार्ट के अकॉर्डिंगली कि बुजुर्ग इतने हैं, बच्चे इतने हैं, फिर फीमेल इतनी है, मेल इतने हैं, फिर बच्चों में भी मेल जो चाइल्ड हुए, फीमेल चाइल्ड हुई, तो उसका कैटेगराइजेशन हुआ। फिर सीनियर सिटीजन्स जो हैं तो उसमें भी मेल फीमेल का कैटेगराइजेशन हुआ। उसमें पढ़े लिखे का कैटेगराइजेशन हुआ कि कौन कितना पढ़ा, लिटरेसी रेट कितना है, तो शिवहर का कितना है, रोहतास का कितना है, हर जिले का तो सब को टैबुलेशन करके या पाई चार्ट के फॉर्म में या वेन डायग्राम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि दिस इज़ द डेटा प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी और फॉर दिस सिटी और कंट्री और एनीथिंग, ठीक है, या कंपनी या स्कूल या ऑफिस कुछ भी। तो जब डेटा हमें दे दिया गया तो उस डेटा से रिलेटेड आपको जो जो फाइंड करना है, उसमें हम हज़ारों क्वेश्चन निकाल सकते हैं किसी भी डेटा से, लेकिन जो आपको वहाँ दिया हुआ रहेगा उस चीज़ को वहाँ पढ़िए और उससे रिलेट करके निकालिए, ठीक है। तो इसमें सबसे मतलब 4 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है पाई चार्ट, जो कि सबसे सटीक ढंग से एग्जामिनेशन में बनता है, सबसे सटीक ढंग से, इसमें गलत होने का चांसेस नेग्लिजिबल होता है कि इसमें गलत नहीं होगा। तो 4 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन भी हमारा रहेगा पाई चार्ट बनाना, और दूसरा रहता है एक वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में भी ठीक है, लेकिन वेन डायग्राम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जैसे कोई भी दिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे दिया हुआ है। तो वेन डायग्राम बना रहा, तो यहाँ से ऐसे ले गया और इधर किया, फिर इस तरीके से करके ऐसे, ये वेन डायग्राम दिया हुआ है। तब यहाँ पे क्या कौन सा डेटा है, इसको बनाने के लिए क्या करें, पहले हमको स्केल से मिलाना होगा, ठीक है। यहाँ आया, तब यहाँ को हम एग्जैक्ट क्या माने, नहीं 30 नहीं 35 है, ये 35 का जस्ट ऊपर दिया है तो 36 मान सकते हैं, लेकिन अभी 36 भी नहीं हुआ। यदि 36.5 हो गया तो कन्फ्यूजन है, और एग्जामिनेशन हॉल में माइंड सही ढंग से शार्पली नहीं काम किया, तब तो पूरा 36 का 36 नंबर हमारा गलत हो जाएगा, है कि नहीं। एकदम माइंड शार्पली काम करे। जो क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ते हैं, जनरल जो क्वेश्चन जीएस में आता है, उसको भी यदि सही ढंग से नहीं पढ़ें, यदि दे रहा है क्या फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही कोई क्वेश्चन दे रहा है, और फंडामेंटल राइट्स में एग्जैक्टली वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे, यदि उसको नहीं पढ़ा और देखें कि सम फंडामेंटल राइट है, चलो फंडामेंटल राइट है, कुछ हम लोग भूमिका लिखे, बॉडी लिखे, जितना फंडामेंटल राइट है सबको शो कर दिए और फिर उसका निष्कर्ष लिख के काम तमाम। लेकिन उसमें पूछ क्या रहा है वो तो पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं, तो फिर हमको उसमें 15 नंबर से ज़्यादा देगा, कभी दे देगा नंबर उसमें भी, लेकिन 12, 13, 14, 15 यही देगा 38 नंबर में। इसलिए एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना जरूरी है, और उस समझने के लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन जरूरी है कि वैसा क्वेश्चन हम सेलेक्ट करें जिसमें नंबर भी हमको पूरा मिले और सही होने का गारंटी भी रहे। तो इसको हम लेकर नहीं चलते हैं कभी भी, पढ़ेंगे जरूर इसको कि कहीं फंसे किसी चीज़ में या कुछ भी तो हमको ये काम करे, इसमें गलती नहीं होगी। लेकिन एग्जामिनेशन में बनाने क्वेश्चन सिलेक्शन में होगा तो पहले पाई चार्ट और दूसरा बार डायग्राम, यही 2 सेलेक्ट करेंगे। नहीं देता ही है,
4 क्वेश्चन देता है ना एग्जाम में, जिसमें 2 सेलेक्ट करना होता है, तो 4 चैप्टर ही है पढ़ना है। जो DI में चैप्टर्स पढ़ना है वो 4 ही चैप्टर है, जिसमें पाई चार्ट, बार डायग्राम, वेन डायग्राम और टैबुलेशन फॉर्म। ठीक है, ये 4 चीज़ है। तो टैबुलेशन भी हम लोग पकड़ सकते हैं, पाई चार्ट भी और बार डायग्राम भी, लेकिन इसको तो एकदम नहीं। हाँ, इसमें एकदम वो आपको 0 कर देगा। अगर सही आ गया तो मिल जाएगा नंबर, और सही नहीं आया तब तो एकदम 0। बहुत खतरनाक होता है ये, इसको हम भी झेले हुए हैं। इसमें मेरा 12% था और एक 12.5% था, उसमें कुछ गड़बड़ाया, बस 2-3 क्वेश्चन का सीधे खसक गया। इसलिए इसको कभी भी हम प्रेफर नहीं करते हैं। बनाने में बहुत आसान है, डेटा यदि आपको सही हो गया तो एकदम इजी वे में आप खटाखट बना, सिर्फ परसेंटेज का खेल। और पाई चार्ट में है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है, लेकिन यही 4 चैप्टर अच्छे से ऐसा पढ़ना है कि एग्ज़ाम में टाइम ना लगे। हाँ, अगर एग्ज़ाम में आपका बनाने का स्पीड भी स्लो है ना, तो इसमें 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाएगा। पाई चार्ट में कह रहे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहता है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो कि कॉम्प्लिकेशन क्या है, 1 पाई चार्ट की जगह 2 पाई चार्ट दे देगा। नहीं, ध्यान देना है, पूरा बनाना है। जितना क्वेश्चन देंगे या कहीं मार्केट से मिले, कुछ भी मिले, सब बनाना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का सिलेक्शन जो होना चाहिए वो वहाँ सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें वहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। बाय द वे नहीं भी मिले, सही हो जाए, लेकिन हम क्यों चांस लेंगे? चांस नहीं लेंगे हम उसमें, क्योंकि हमको 72 में 72 लाना है। 72 में 72 जिसका आएगा वही स्कोरिंग होगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। अगर सिलेक्शन हो भी जाता है आपका कि मेंस में आप क्वालिफाई कर गए, तो इंटरव्यू में फिर परेशानी बढ़ जाएगी। और ये जो 72 है ना, इतना सिक्योर होता है कि 38 में कभी आपको 20 देगा, कभी 22 देगा, कभी कुछ देगा, मैक्सिमम 25 देगा, 26 देगा। बहुत अच्छा लिखे तो 30 दे सकता है, लेकिन इसमें तो नंबर गलती नहीं होगा तो नहीं ना काटेगा। इसमें तो आपको पूरा नंबर मिलेगा हर तरीके से। तो पाई चार्ट सबसे पहला प्रेफरेंस है। और पाई चार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि वो थोड़ा सा लेंदी कर देता है। तो लेंदी में ऐसा नहीं करता कि वो आपसे बनेगा नहीं। पहला जो बताएंगे उसमें एक सर्कल का बताएंगे कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, किसी ऑफिस का, स्कूल का, इंडस्ट्री का, या किसी कंट्री का, स्टेट का, कोई भी डेटा इसमें शो किया हुआ है। ठीक है, हर मद का परसेंटेज इसमें दिया हुआ है। और दूसरा क्या होगा कि डबल पाई चार्ट आ जाएगा कि उसमें एक इंडस्ट्री या में मेल और फीमेल काम कर रहे हैं, तो टोटल उसमें नंबर ऑफ जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयर है, उनका इतना है। और फिर एक दे देगा कि फीमेल का या मेल का इतना है, तो आप मेल का फाइंड कीजिए फिर अलग से। फिर एक दे देगा कि 2 पाई चार्ट दे दिया और एक आपको टैबुलेशन दे दिया उसी में। टैबुलेशन में भी क्या देगा कि जैसे कंपनी है तो उसमें लेखा विभाग है, वित्त विभाग है, या और भी बहुत सारे विभाग है, HR है, IT है, तो उसमें पुरुष और महिला का अनुपात दे देगा कि किस विभाग में कितना पुरुष और कितना महिला का अनुपात है। जैसे 3:2, 1:2, 1:4, इस तरीके से कुछ भी एक रेशियो दे देगा। तो 2 पाई चार्ट और एक ये रेशियो वाला फॉर्म लेके मैक्सिमम एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। नहीं, साथ में वेन डायग्राम नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। इसके साथ देगा तो डबल पाई चार्ट देगा या एक रेशियो फॉर्म में देगा। इसके अलावा इस पर और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो बस इतना चीज़ पर हम लोग को कमांड कर लेना है। ठीक है, पाई चार्ट में वेन डायग्राम नहीं, हाँ, पाई चार्ट में वेन डायग्राम नहीं इंक्लूड करेगा। बहुत रेयरेस्ट केस में अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया करे तो फिर भी नहीं करेगा, उसमें उसको इंक्लूड नहीं करता है। बार डायग्राम इंक्लूड कर सकता है, बार में कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, तो हाँ, तो पाई चार्ट का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर हम कोई भी चीज़ को हम लोग लेकर चलते हैं तो 100% के फॉर्म में लेकर चलते हैं। ठीक है, कि किसी भी कंपनी में कोई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या राज्य का जनसंख्या है क्या है, तो बिहार की जनसंख्या को क्या मानेंगे? 10, 40, 99, 452 तो नहीं बोलेंगे, वो तो आंकड़ा हो गया उसका। ओवरऑल वो क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट में वो 100% है। तो बिहार की जनसंख्या ही यदि हम ले रहे हैं तो उसमें कहेंगे कि पुरुष इतने %, महिलाएं इतनी %, साक्षर पुरुष इतने %,
निरक्षर पुरुष इतने %, महिलाएं इतनी, साक्षर इतनी, बच्चे इतने, बूढ़े इतने, इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे। तो बिहार की जनसंख्या में साक्षर पुरुष उसका मान लेते कितना %, 70%, ठीक है। साक्षर महिलाएं 50%, निरक्षर महिलाएं 70%, कुछ भी जो डेटा मन किया वो हम इसमें डाल लिए। और एक यहाँ पे लिखे बिहार का कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452, और एग्जैक्टली ये है भी, बिहार का जनसंख्या इतना ही है। और इसमें 3 डिजिट बहुत मायने रखता है, लास्ट का 3 डिजिट हमेशा याद रहना चाहिए। तो अब उसके बाद कह रहा है कि अब आप इसमें से साक्षर पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? हाँ, इसका 70% फाइंड कर देंगे, साक्षर पुरुषों की संख्या। अब साक्षर पुरुषों की संख्या और निरक्षर महिलाओं की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों को फाइंड करके ऐड कर देंगे। तो इस तरीके का आसान। अब एक क्वेश्चन लिखिए, 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशत 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन, ठीक है। तो कुल शिक्षक कितना है, कुल शिक्षक है 2000। कुछ क्वेश्चंस हम खुद से भी बनाए थे, हर एक चैप्टर का कम से कम 8-8, 10-10 क्वेश्चन, लेकिन सब का सॉल्यूशन नहीं निकाले। फिर उसके बाद दूसरे काम में एंगेज हो गया मेंस में, तो इसलिए उसको एक जगह नहीं की दी है। अब ये 67th वाला मेंस आएगा ना, तब तक हम उसको हर चैप्टर पे कम से कम 10-10 क्वेश्चन का कर देंगे सॉल्यूशन, और उसका मतलब क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों। अंग्रेजी 7% और इतिहास 27%। 7% कौन है, अंग्रेजी, ठीक है। सत्ताईस % कौन है, इतिहास। गणित 14%, 14% गणित। भौतिकी 15%, भौतिकी 15%। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स 25%। इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन जैविकी, जैविकी 12%, जैविकी 12%। इसको लिख लीजिए। फिर इस पे 5-6 क्वेश्चन है, हो गया है। अब पहला क्वेश्चन लिखिए इस पर। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं हैं। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं हैं। तो गणित पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का कितना % है? अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का कितना % है? इसको बनाइए और एकदम प्रॉपर वे में बनाना। अभी प्रॉपर वे में नहीं भी बनाइएगा, अभी बस कैलकुलेशन करके फाइंड कर लीजिए उसका आंसर। लेकिन एग्जामिनेशन में ये लिखना है कि गिवन दिस टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इज दिस, और परसेंटेज ऑफ साइंस टीचर, परसेंटेज ऑफ दिस टीचर, परसेंटेज ऑफ दिस टीचर, एंड वी हैव टू फाइंड दिस।
की संख्या ना हो जाएगा 2000 है ना। 2000 का गणित कितना है 14%। नहीं, गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं हैं, तो महिलाएं 200 हो गई, 200 होगा। तो गणित पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या, पुरुष शिक्षक कितना हो गया 80 शिक्षकों की संख्या। अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, एक मिनट निकालते हम भी। 2000 का कितना परसेंट है अंग्रेजी 7, तो 7 दूना 14, 140। तो क्या कह रहा है अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का, तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का x% है कितना 80। तो x बराबर 800/14, ठीक है। 2 7 14, 400/7, 7 × 5 = 35, 5 बचा, 7 × 7 = 49, 1 बचा, 7 × 1 = 7, 3 बचा, 7 × 4 = 28, 57.14%, ठीक है। नहीं, तो वही यही माइंड वहाँ पे ना एकदम शांत रख के बनाना है, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा भी गड़बड़, सब गड़बड़। परसेंटेज वाला लेना नहीं आता, उसमें कह क्या रहा है पहले, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। गणित पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले कुल शिक्षक कितने हैं 140, का मतलब क्या होता है ऑफ, गुना का, मान लिए हम कितना x% है, तो वो कितना है हमारा 80, यही ना हो गया, कोई दिक्कत। अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का कितना % है, तो x% है और वो है कितना 80, तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक। और ये कितना आया x बराबर 57.14 है ना, हाँ 14% आंसर, ठीक। तो इसमें किस चीज़ को हम लोग देखें, बस परसेंटेज का खेल, परसेंटेज के अलावा और कुछ है, कुछ नहीं है। तो टोटल DI चारों चैप्टर बनाएंगे ना, चारों चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज, बस ये पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसका परसेंटेज निकालना है, किसके कंपैरिजन में निकालना है। अब इसको हम गलती होता पढ़ने में, तो हम लोग ये भी कर सकते थे 80 का x% 140 कर देंगे, बहुत बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन इसीलिए ध्यान से पढ़ना, किसका का पर जोड़ देना है, किसका इतना है, हाँ जिसका पूछा वो पहले आ गया। अब दूसरा पुरुष 280 कितना है कुल गणित पढ़ाने वाले शिक्षक, उसमें 200 महिलाएं आई, तो पुरुष कितने हुए 280 - 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नंबर लिखिए, अंग्रेजी व इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, अंग्रेजी व इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और गणित व जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है, और गणित व जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। DI में जो है ना बस पेशेंस चेक होता है कि आप पेशेंस से पढ़िए और पेशेंस से बनाइए। हाँ अंतर बताना है, ठीक है बिल्कुल सही। अंग्रेजी इतिहास और क्या था
गणित और जैविकी 14 और 12। गणित 14 है ना, 2000 गुने, हाँ कितना हो गया 680। हाँ यहाँ पे लिखिएगा एक बार में, एक बार यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे 2000 को कॉमन लेकर 7 + 27 कर दिया। हाँ हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैविकी कितना 12। ठीक है, और अंतर कितना हुआ 680 - 520 160। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर अभिष्ट अंतर। क्या लिखेंगे? अभिष्ट अंतर, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो अंतर मांग रहा है वो हो गया हमारा 680 - 520 = 160। अब इसको लिखेंगे आंसर और इसको पूरी तरह घेर देंगे। हाँ, क्योंकि वो साफ साफ दिखे कि आंसर इतना है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर उनके पास आंसर दिया हुआ रहता है कि इसका इतना आंसर आया है। वो सब देखे तो कैलकुलेशन करते हुए नहीं ना देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं, और लास्ट में वो आंसर देखे। आंसर मिल गया तो वो सही कर दिए, और नहीं मिला तो गलत कर दिए। ठीक है ना। हाँ, पूरा स्टेप पे नंबरिंग नहीं मिलता है कब? जब आपका आंसर सही है और स्टेप छूटा है तब 2 नंबर कट जाएगा, लेकिन आंसर गलत है तो सब गलत है। हाँ, एक मिनट ना, वहाँ जैसे 140 आया पर इंग्लिश का और हिस्ट्री का 540। हाँ, तो दोनों का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस नहीं, दोनों का सम, इसका जोड़। दोनों को हाँ जोड़ देंगे। हाँ, यहाँ लिखे ना जोड़ के 680, मतलब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर वो समझ गए। प्रश्नानुसार, इसमें यहाँ पे लिखेंगे, इसमें प्रश्नानुसार अंग्रेजी के शिक्षक, फिर वो दोनों का डिफरेंस निकालना। ये दोनों को भी जोड़ना है और ये दोनों को भी जोड़ना है, और ये दोनों को जोड़ के ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लैंग्वेज नहीं छूटना चाहिए। इसमें लैंग्वेज बहुत छोड़ छोड़ के लिखे हुए हैं, लैंग्वेज नहीं छूटना चाहिए। फिर लिखना है देयरफॉर प्रश्नानुसार अंग्रेजी और इतिहास के कुल शिक्षक इतने, और फिर देयरफॉर प्रश्नानुसार गणित और जैविकी के कुल शिक्षक इतने, तो देयरफॉर अभिष्ट उत्तर = दिस। उसको घेर के आंसर में सुंदर से, क्योंकि मैथ भी घिचपिच बनता है तो उसमें भी समझ में नहीं आएगा। अभिष्ट वहाँ पे मैथ बनता है तो उसको क्वेश्चन में काट सकते हैं ना? कहाँ काट सकते हैं? वो जो काटते हैं 0 से 0 इससे। हाँ हाँ, ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं कोई, हाँ, लेकिन वो भी साफ सुथरे ढंग से काटना है, गड़बड़ और उस पे काटना नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, आपको जितना इजी फॉर्म है आप काट के कीजिए, उससे और इम्प्रेशन बढ़ता है। ठीक है, उससे लगा कि वो कैलकुलेट करके सारा कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन अपने आप किया है। और एक बात और कि जीएस का भी जब कोई भी सेगमेंट का आंसर लिखिएगा तो किसी भी चीज़ को यदि कट करना होगा तो हम जैसे कि सामान्य लिखे, ठीक है, तो पूरा न या लिखा गया, तो अब तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। सामान्य लिखते तो हम इसको ठीक कर भी सकते थे, बीच में एक लाइन दे देते, तो इसको ऐसे बस काटेंगे, ऐसे या ऐसे? हाँ, ऐसे ऐसे भी थोड़ा सा कर सकते हैं, या ऐसे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे काट दिया। हाँ, इस तरीके से कभी भी नहीं काटना है, इसका निगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है, सुंदरता पे इफेक्ट पड़ता है, तो जिससे 1 नंबर उसमें भी कट सकता है, या टीचर का दिमाग गड़बड़ हुआ कि तो एकदम इनडिसिप्लिन है। अच्छा भी लिखा रहेगा तो 2-3 नंबर कम दे देगा। हाँ, स्टैट्स में कैलकुलेटर लेके जाने देगा आपको, DI में। हाँ, तो कोई टीचर बोल रहे थे जैसे उसमें सिर्फ आंसर को लिखना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे बोल रहा था। नहीं है, 72 में 72 हम खुद लाए हुए हैं सब काट कुट के। मैथ का नियम काट के ही बनाइए। आपको हाँ, उसके लिए कैलकुलेटर अलाउड है, आप एक बार उसको रीचेक कर लीजिए कैलकुलेटर से। और मैथ का सबसे बड़ा कि आप 9, 10th या 7th, 8th में भी जब आपका मैथ का एग्ज़ाम होता होगा तो टीचर देखते हो कि रफ कितना किया है। हाँ, साइड में रफ वर्क के लिए स्पेस, हाँ, तो रफ कितना किया है,
हालांकि इसमें रफ वर्क नहीं देखा जाता है, इसमें छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन देखा जाता है, तो उस रफ वर्क और सिंप्लीफिकेशन का बहुत महत्व है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि जैविकी के शिक्षकों की संख्या 40% बढ़ा दी जाए और इतिहास के शिक्षकों की संख्या 20% घटा दी, जैविक में 40% बढ़ाना है, इतिहास में 20% घटाना है, तो जैविक और इतिहास पढ़ाने वालों की कुल संख्या क्या होगी? वही जैविक जैविकी एक ही ना हुआ, तो जैविकी और इतिहास पढ़ाने वालों की कुल संख्या क्या होगी? हाँ, बस सब तो बेसिक ही है। अभी हम लोग बेसिक लेवल पे चल ही रहे हैं। जब 15-20 क्वेश्चन इससे आगे बढ़ेंगे ना, तब आपका बीपीएससी का लेवल आएगा क्वेश्चंस का। 7, 6, 8 आंसर, इसको देख के मत बनाइए, ये हम उल्टा बनाए हैं। इसमें हम इतिहास को 40% बढ़ाए हैं और जैविक को 20% घटाए हैं। ठीक है, आपको जैविक को 40% बढ़ाना और इतिहास को 20% घटाना है। ठीक है ना, तो आप खुद से बनाइए। 768 है आंसर। हाँ, दोनों को जोड़ना है। अरे ये हम उल्टा बनाए हैं, इतिहास में 40% बढ़ाए हैं और जैविकी में घटाए हैं, इसलिए ये आंसर आया है। जैविकी में क्या है, 12% है, तो कितना हो जाएगा? 2000 का 12% कितना होगा? 240। अब इसमें क्या करा, 40% बढ़ा दिए, तो लिखेंगे 40% बढ़ाने पर, तो 240 का 140/100। हाँ हाँ, उतना एक साथ क्यों लिखेगा? फिर तो आपका फिर घट जाएगा। नहीं, अब 240 का फिर 140 से ही बढ़ाइएगा तो ठीक नहीं ना है। हाँ, 768 सही है। नहीं तो एक लाइन में उतना नहीं ना निकालना है, कम से कम आधा पन्ना में बनाइएगा ना एक आंसर को। 4 साढ़े 4 पन्ना पूरा एक क्वेश्चन में लगाइएगा ना। नहीं तो बैंकिंग का एग्जाम थोड़ी है ये, बीपीएससी का मेंस दे रहे, डिस्क्रिप्टिव है, तो इसलिए विस्तार से बनाइए। एक एक नंबर का महत्व है, एक नंबर से जब नहीं होता है तो दिमाग एकदम हिल जाता है। हाँ देखिए, 40% बढ़ाया गया, यानी कि कहा समझना क्या है इसमें कि 240 संपूर्ण चीज़ इसके लिए हुआ, यानी कि ये ओवरऑल 100% है। जब 40% बढ़ाएंगे तो किसमें बढ़ाएंगे? 100 में बढ़ाएंगे, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 140। इसका मेथड क्या है, जैसे कितना भी परसेंट बढ़ाएं तो 100 + x/100 तो भी चलेगा, लेकिन इतना करना चाहिए। क्योंकि हाई लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 140% हम इसको करेंगे। 100 + 40 यहाँ आप लिख सकती हैं, लेकिन फिर उसमें 40% जोड़ के डायरेक्ट 40% लिखिएगा तो इसको निकालिएगा एक बार और फिर 240 में फिर जोड़िएगा उसको, तो ये कुछ ज़्यादा लंबा फिर हो गया। वहाँ पे टाइम भी तो देखना है, इतना छोटा भी नहीं करना है कि नंबर काट ले और इतना बड़ा भी नहीं करना है कि मेरे समय का नुकसान हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे 140 लेके चलेंगे, फिर जो कैलकुलेशन आया उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर इतिहास का किए। हाँ, ज़्यादा छोटा अभी बना लीजिए, लेकिन जब घर पे बैठ के स्थिर से कि DI का प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, तो एकदम सही ढंग से बनाइएगा। हाँ, हम 8-10 क्वेश्चन भेज देते हैं। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। 20%, 80%, ठीक है, 40, 140, 336, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कीजिएगा ना कि यहाँ जो आंसर लिखे हैं उस आंसर को पूरा घेर दीजिएगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम में, और उस चीज़ का आदत अभी से डालना है कि जब लिखे तो उसको घेर दे, कि जो भी टीचर कॉपी, क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक करेंगे वो एजेड होंगे और उनको सामने आंसर अच्छा से दिखना चाहिए, साफ सुथरा। हाँ, जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? तो ये तो इजी वे में रेशियो निकालना है, निकाल लीजिए। पढ़ाने वाले शिक्षकों, जैविक और भौतिक का रेशियो निकालना है। पहले 4-5 का, जैविक का कितना है? जैविक का है 12%। नहीं, परसेंट से रेशियो नहीं निकालना है, संख्या से। संख्या 240 हो गया, और भौतिकी का कितना परसेंट है?
15%, तो 15 दूना 30, 300 हो गया। तो 6 चौको 24, 6 पचे 30, ठीक है। हाँ नहीं, लेकिन बनाना ऐसे ही है, 12 और 15 करके नहीं, 12-15 है ना, तो कैसे आंसर वही आएगा, 3 चौ 12, 3 पचे 15, हाँ वही आ रहा है। हाँ लेकिन निकालना मेथड जो है ना वो यही है। हाँ ये सब शॉर्टकट मेथड में चला जाता है। जैसे बैंकिंग टर्म्स में, बैंकिंग एसएससी के लिए जो मैथमेटिक्स बनाते हैं उसमें कहता है कि ये है, जैसे कि अब 2% दिया हुआ है तो कहता है कि a + b + ab/100 ऐसे करके बना दीजिए, बन जाएगा। पढ़े होंगे कभी भी, तैयारी कभी किए होंगे तो ये सब शॉर्टकट मेथड यहाँ नहीं यूज़ करना है, इसका निकालेंगे और निकाल के रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और 8-10 क्वेश्चन हम भेजते हैं, उसको बनाइए, और बनाने के बाद कल तो संडे है, मंडे को फिर हम एक DI का क्लास ले लेंगे। कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा एक चैप्टर को ख़त्म करने में। किसको? ये 240 और 300, ठीक है। 2000 क्या है, कुल शिक्षकों की संख्या है, जिसमें 12% है जैविकी का, ठीक है। तो निकालेंगे कितना, 2000 × 12%, यानी कि 2000 × 12/100, यानी कि 240, 0 कटा, ठीक है, 240 आया। ये किसका आया, जैविकी का आया। अब भौतिकी का कितना परसेंट है, 15, तो 2000 का 15/100, तो 15 दूना 30, 300 आ गया। अब इसे क्या निकालना, अनुपात निकालना है, तो अभिष्ट अनुपात लिखेंगे। अभिष्ट अनुपात बराबर 240/300, 0 कैंसिल, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 4/5 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो दिस इज आवर, वो आप डायरेक्ट कर दिए, हाँ वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे। तो इस तरीके से, और इसमें भी बहुत कम लिखे हैं, ढंग से लिखिएगा, ठीक है ना। 10-10 क्वेश्चन भेजते हैं, बनाइए, फिर उन 10 में दिक्कत होता है तो उस पर डिस्कस करके फिर आगे पे चलेंगे। कम से कम एक चैप्टर में 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और वो इतना क्लियर हो जाएगा कि, और उसके बाद एक ही बार में 10 क्वेश्चन देंगे, वही कर, जहाँ यहीं बैठ के बनाइए ना, क्या दिक्कत है। हाँ वही कह रहे हैं, 10 क्वेश्चन, अभी हम 10 क्वेश्चन भेजेंगे, मतलब आज शाम में भेज दें या कल सुबह भेज दें, क्योंकि हमको उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन भेजें, ठीक है ना। सुबह तक मैक्सिमम चला जाएगा क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन कल बनाइए, और फिर मंडे को इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और वैसे ही करते करते 25 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ जितना भी क्वेश्चन है पाई चार्ट से, उसको एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा, और 1 to 1 करके उसको भी सॉल्व करेंगे। और वो जो क्वेश्चन आया हुआ रहेगा उसके बेसिस पे कुछ नया क्वेश्चन भी खुद से बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि वैसा क्वेश्चंस भी आ सकता है, जैसे जो डेटा यहाँ दिया हुआ है। तो अब इससे हम लोग धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ाते जाएंगे। टफनेस लेवल जब बढ़ाएंगे तो उसी से डेटा से मिलता जुलता दूसरा डेटा देकर नया क्वेश्चन बना लिया जाएगा, और नया क्वेश्चन बना के फिर उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते कम से कम 10 क्वेश्चन उसका हो गया, 25 क्वेश्चन उसका हो गया, और 10 क्वेश्चन खुद बनाएंगे, तो 45 क्वेश्चन एक चैप्टर से हम लोग करेंगे। और ये 2 चैप्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि एकदम ही 72 में 72 दिलवा दे हम लोग को, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी घुमा पे, क्योंकि बीपीएससी का टफनेस लेवल ऐसा नहीं होता, ज़्यादा है इससे। और ये प्रैक्टिस रेगुलर करना, और घर में 2 क्वेश्चन बनाने का, या यही बनाइए, घर में बने, कहीं भी बनाइए, लेकिन दिन भर में कम से कम 2 क्वेश्चन। इसलिए कुछ दिन के बाद से 2 क्वेश्चन एकदम इसलिए बनना चाहिए क्योंकि वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा गया है, और परफेक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक 72 में 72 नहीं आएगा। कल आप लोग घर पे उस क्वेश्चन को बनाइए, और इस क्वेश्चन से फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब इस लेवल से आगे बढ़ेंगे।